हेलो एंड वेलकम टू प्रभा पांडे लर्निंग स्किल्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का 6 चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कंबशन और फ्लेम का मतलब क्या होता है। कंबशन का मतलब होता है जलना, बर्न होना, और फ्लेम का मतलब होता है लौ। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम। ये तो आप समझ ही गए होंगे तो कि इस चैप्टर में फायर के बारे में बात होने वाली है। फायर मतलब आग, जलना। जो चीज़ जलती है उसको हम फायर कहते हैं। तो फायर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फायर को समझने के लिए बात करेंगे हजारों साल पहले की, जब इंसान जंगलों में रहता था और उसको ये नहीं पता था कि फायर कैसे प्रोड्यूस होती है या कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि मैच स्टिक, कैंडल, वुड या फिर गैस स्टोव। ये तो हैं आज की बात, लेकिन उस समय में या उस टाइम में जब इंसान जंगलों में रहता था तो उस समय ये चीज़ें नहीं थी। तो बिना फायर के उस इंसान की लाइफ कैसी रही होगी, आप ज़रा सोच कर देखिए। उस समय ह्यूमन बीइंग्स खाना भी कच्चा ही खाते थे। वो पेड़ पौधों, फल, सब्जियों और या फिर कच्चे मांस पर ही डिपेंड करता था। उसे पता ही नहीं था कि खाने को पकाकर भी खाया जाता है कि एक दिन, लेकिन और उसको ये भी नहीं पता था कि फायर को कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन धीरे धीरे इंसानों ने जंगल में रहते रहते ही फायर प्रोड्यूस करने की टेक्निक को सीख लिया। शुरू शुरू में फायर कैसे प्रोड्यूस करते थे, उसने क्या किया कि पेड़ पौधों के जो सूखे हुए छोटे छोटे टुकड़े होते थे उनको इकट्ठा किया और उसके पास जाकर दो पत्थरों को रब किया, रगड़ा, जिससे चिंगारी निकली और फायर, आग प्रोड्यूस हुई। और धीरे धीरे इंसानों ने ये भी सीख लिया कि फूड को कुक करके भी खाया जा सकता है या उसको कैसे कुक किया जा सकता है, और वो कुक्ड फूड खाने लगे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज वही ह्यूमन जानवरों से आगे है, क्योंकि हमारे पास कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, कितने एडवांस हैं हम लोग, लेकिन जानवर ये सब नहीं कर पाते हैं हमारे दिमाग क्योंकि जो हमारा दिमाग है वो बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। और साइंटिस्ट लोगों का भी मानना है कि अगर इंसान कुक्ड फूड को नहीं खाता तो शायद वो भी आज जानवरों के जैसा ही होता, क्योंकि कुक्ड फूड खाने के बाद ही उसके दिमाग को डेवलपमेंट हुआ। तो आप ये सोचिए कि ये फायर जलाना कितना इम्पोर्टेंट साबित हुआ। तो जो बड़े इम्पोर्टेंस हैं फायर के, एक तो है फॉर लाइटनिंग, मेनली टुवर्ड्स नाइट, रात के लिए, क्योंकि रात में बिल्कुल अंधेरा होता है। अगर हम लाइट जलाते हैं तो हमको उजाला, सब कुछ साफ साफ नज़र आता है। और दूसरा है फॉर कुकिंग, खाना पकाने के लिए। आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, जो पहले के राजा महाराजा हुआ करते थे वो अपने महलों में मशाल, कैंडल या फिर फायर जलाते थे। तो अब हम अपने टॉपिक में आते हैं। दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं। पहला होता है कंबस्टिबल सब्सटेंसेस एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, तो वो होते हैं जिनको जलाया जा सकता है, जैसे कि पेपर, वुड, कोल, काउडंग एक्सेट्रा। और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस वो होते हैं जैसे जिनको हम जला नहीं सकते हैं, जैसे कि आयरन नेल्स, ग्लास, वाटर, रॉक्स एक्सेट्रा। तो हम कह सकते हैं कि दो सब्सटेंसेस विच कैन बी बर्न are called combustible substances and those substances which cannot be burned are called non-combustible substances. Now let us try to understand the term combustion. अब combustion क्या होता है? combustion, देखो, अगर कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो कंबशन का मतलब होता है कोई चीज़ जलना, किसी चीज़ का जलना। जैसे कि वुड जल रहा है तो वुड का कंबशन हो रहा है, कैंडल जल रही है तो कैंडल का कंबशन हो रहा है तो कोल का कंबशन हो रहा है। लेकिन साइंस की लैंग्वेज में हम बात करें तो कंबशन को अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। हम सभी जानते हैं कि हमारी चारों तरफ हवा होती है और हवा में बहुत सारी गैसेस मिक्स रहती हैं, घुली हुई रहती हैं। अब वो कौन कौन सी गैसेस होती हैं आपको तो पता ही होगा। उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एक्सेट्रा बहुत सारी गैसेस होती हैं। लेकिन हमें यहाँ पर मतलब है सिर्फ ऑक्सीजन से।
बाकी को हम हटा देते हैं। तो हमारे आसपास एयर होती है, उसमें ऑक्सीजन होती है। तो कंबशन का मतलब जब लकड़ी या वुड जलता है जिसके आसपास ऑक्सीजन होता है, तो वो ऑक्सीजन के साथ केमिकली रिएक्शन करता है। लकड़ी जो है केमिकल रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, और उस केमिकल रिएक्शन में हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, जो हमें फ्लेम लॉ की फॉर्म में दिखाई देता है। वैसे ही कैंडल में भी ऐसा ही होता है। कैंडल में जो वैक्स होता है वो अपने आसपास की ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन कर रहा होता है, और उसके केमिकल रिएक्शन के कारण हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। तो कहने का मतलब है जब कोई भी चीज़ जलती है तो वो ऑक्सीजन के साथ केमिकली रिएक्शन करती है, और उस केमिकल रिएक्शन में हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट टर्म इज द सबस्टेंस दैट बर्न इज कॉल्ड फ्यूल। जैसे कोई भी सब्सटेंस जल रहा होता है उसे हम फ्यूल कहते हैं। जैसे वुड, कैंडल, कोल जलते हैं तो ये फ्यूल कहलाते हैं। फ्यूल्स सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म्स में होता है। ये जो भी एग्जाम्पल अभी तक आपको दिए गए हैं इनमें फ्यूल सॉलिड है, लेकिन हर फ्यूल सॉलिड हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब नेक्स्ट आता है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है। यदि आप इनमें जलती हुई मैच स्टिक डालेंगे तो इनमें से बहुत बड़ी आग लग जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी कंबशन हो रहा है। यहाँ पर कंबशन हो रहा है पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ऑयल का, जो अपने अगल बगल के ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन कर रहा है और हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से ये है लिक्विड फ्यूल। और अब बात करते हैं गैसियस फ्यूल। जैसा कि बेसिकली हम अपने घरों में गैस स्टोव का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक सिलेंडर लगा होता है, और इस सिलेंडर से जो गैस पाइपलाइन से निकल कर आती है, यहाँ पर भी गैस का कंबशन होता है जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर रिएक्शन करके हीट और लाइट को प्रोड्यूस करती है। तो इस तरह फ्यूल तीनों फॉर्म्स में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट टर्म आता है लाइट प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंबशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम और ग्लो। लाइट जो भी प्रोड्यूस होती है वो या तो लौ बनेगी या फिर सिर्फ वो चमकदार बनता है, ग्लो करता है। जैसे कि वुड और कैंडल एक फ्लेम लौ के साथ जलता है, जबकि कोयला सिर्फ ग्लो देता है, सिर्फ मतलब चमकता रहता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। तो कई बार चीज़ें बर्न करती तो हैं, लेकिन उनसे फ्लेम नहीं निकलती है। तो इस तरह से फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होता है, सिर्फ ग्लो प्रोड्यूस करता है। हम अब पढ़ेंगे कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन। वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें कंबशन लागू होता है या जिनमें कंबशन होता है। तो किसी भी चीज़ के जलने, कंबशन के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं: फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। इन तीनों के बिना कोई भी कंबशन नहीं होता है, क्योंकि ये तीनों की चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर इज द मिनिमम टेम्परेचर टू विच अ सबस्टेंस मस्ट बी हीटेड सो दैट इट कैचेस फायर। मतलब कोई भी वो सबस्टेंस जिसका जब वो मिनिमम टेम्परेचर में अपना जिस टेम्परेचर में वो आग को कैच करता है, मीन्स फायर को कैच करता है, वही उसका इग्निशन टेम्परेचर होता है। जैसे सपोज मान लीजिए सब फुलझड़ी, इसका इग्निशन टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। तब क्या होगा कि जब हम इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे, मीन्स जब फुलझड़ी को हम जलाना शुरू करते हैं तो इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू करेगा। मान लो सबसे पहले 25 था, फिर 30, फिर देन 40, 35, 40, 40 के बाद 45, और फिर लास्ट में ये जब 50 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर पहुंचेगा तो ये जलना शुरू करेगा, उससे पहले नहीं जलेगा। तो इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस तक आपको सबस्टेंस को हीट करना पड़ेगा और फिर वो जलना शुरू करेगा। अगर हम बात करें किसी वुड की, लकड़ी की, तो मान लो इसका इग्निशन टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो इसका टेम्परेचर भी उसी तरह बढ़ेगा जैसे हमने फुलझड़ी का बढ़ा था, 25 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और फिर थोड़ी देर बाद 50 से 55, 55 से 58, फिर 59, 59.5, 0.9, ऐसे होते होते जब वो 60 डिग्री पर धीरे धीरे पहुंच जाएगा तो ये जलना शुरू कर देगा, क्योंकि इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो 60 डिग्री सेल्सियस है। तो ये है सिग्निफिकेंस ऑफ इग्निशन टेम्परेचर।
अब और कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कुछ चीज़ें बहुत जल्दी जल जाती हैं, जैसे पेट्रोल में कैंडल जलाकर डालेंगे तो वो तुरंत जल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पेट्रोल का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो ज़्यादा नहीं होता है, माना 30 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसे ही पेपर है, यदि हम इसको थोड़ा सा ही इसमें हीट करते हैं, इसको आग जलाते हैं, तो ये इसका इग्निशन टेम्परेचर भी कम होने के कारण ये एकदम से एक मीन्स सेकेंड में इसका इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है और ये पेपर जलने लगता है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि जिन चीज़ों का इग्निशन टेम्परेचर लो होगा वो जल्दी जलेंगे, और जिनका इग्निशन टेम्परेचर हाई होगा वो देर से जलेंगे, क्योंकि हमें उसे उतना ही ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। अब इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या है? स्टूडेंट्स, कई बार आपने देखा होगा कि पेट्रोल के टैंक जब सड़क पर जा रहे होते हैं तो उनमें लिखा हुआ होता है बी केयरफुल, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस इज इनसाइड। तो वो हमें वार्निंग दे रहा होता है कि कुछ चीज़ें, क्योंकि अगर हम कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो जल्दी से आग को पकड़ लेती हैं, जैसा कि आपको बताया गया कि पेट्रोल, इसमें जैसे ही हम मैच स्टिक को डालते हैं या किसी कैंडल, जलती हुई कैंडल उसके पास लाते हैं तो वो तुरंत जलने लगता है, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है। और जो एलपीजी गैस घरों में आती है, पाइपलाइन के थ्रू हमारे गैस स्टोव में आती है, और फिर हम उसे जलाने के लिए हमें जलाने के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है। जैसे ही हम उसके सामने मैच स्टिक या फिर लाइटर रखते हैं वो तुरंत जलने लगता है। इस तरह से वो जल्दी से आग पकड़ लेता है, क्योंकि जो उसका इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बहुत ही कम होता है। ऐसे ही अल्कोहल है, वह भी बहुत जल्दी आग पकड़ता है। तो वो सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है वो तुरंत जलना शुरू कर देते हैं, उन्हें हम एक इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं। और ऐसे भी कुछ सब्सटेंस, ये जो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि ये जल्दी से आग या फायर को कैच कर लेते हैं। तो जब पेट्रोल से भरा टैंक सड़क पर जा रहा होता है, यदि वह फायर को कैच कर ले तो कितना बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता है, कितना बड़ा धमाका हो सकता है, कितने ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और हाँ, कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई होता है और वो जलने में ज़्यादा समय लेते हैं, ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो उनको हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंस नहीं कह सकते, क्योंकि वो आग पकड़ने में बहुत ज़्यादा समय लेते हैं। अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग का ग्लोब माने हमारी अर्थ, और वार्मिंग माने गर्म होना, वार्म होना, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाना। मतलब जब हमारी अर्थ का बहुत ज़्यादा जब गर्मी बढ़ने लगती है तो वो उसमें वो बहुत ज़्यादा ग्लेशियर, जैसे बर्फ़ की जो चट्टानें होती हैं वो पिघलने लगती हैं। तो इसके कारण जो हमारे कोस्टल इलाके होते हैं, कोस्टल एरियाज़ मतलब जो समुद्र के जो किनारे के शहर होते हैं, जैसे मुंबई है, कोलकाता है, केरला है, यहाँ पर बाढ़ आने लग जाती, क्योंकि वो टेम्परेचर बढ़ जाता है, पानी बढ़ने लगता है, जिसके कारण फ्लड आने लगता है। और ऐसे ही जैसे फ्रिज है, एसी है, जितने भी ये हमारे डिवाइसेस होते हैं, इनसे भी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है, या कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा निकलती गैसेस बाहर निकलती रहती है, जिससे हमारी धरती का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता जा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है एसिड रेन। एसिड रेन, जब हम कोयला या डीजल को जलाते हैं तो वो अपने पीछे बहुत ही जो डेंजरस पॉइजनस गैसेस होती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस को छोड़ता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है ये बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग गैस है। सफोकेटिंग का मतलब है दम घुटाने वाली गैस होती है, जो बहुत ही खतरनाक कोरोसिव गैस है। और इससे भी खतरनाक गैस है पेट्रोल इंजन से निकलने वाला जो नाइट्रोजन गैस रिलीज होता है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस रिलीज होता है। ये जो होता है, जैसे हमारे पेट्रोल है या जितने भी हमारे व्हीकल्स होते हैं उनके इंजन से ये धुआं निकलता है। तो डीजल के जलने से जो सल्फर का ऑक्साइड और पेट्रोल के जलने से जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ये दोनों बारिश में घुल जाते हैं। जब ये दोनों ऑक्साइड मीन्स डीजल का ऑक्साइड मीन्स सल्फर
ऑक्साइड और पेट्रोल से निकलने वाला गंदा धुआं नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये जब दोनों बारिश में घुल जाते हैं, बारिश के पानी में मिल जाते हैं, तो ये एसिड को फॉर्म कर लेते हैं। मीन्स ये कोई बहुत खतरनाक एसिड्स बना लेते हैं, इसी को हम एसिड रेन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड मिक्स्ड विद रेन इट फॉर्म्स एसिड रेन। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर क्रॉप्स। ये बहुत ज़्यादा हमारे फसलों के लिए, मिट्टी के लिए, और जो बड़ी बड़ी हमारी बिल्डिंग्स होती हैं, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि उनमें बड़े बड़े धब्बे पड़ जाते हैं जब एसिड रेन उन पर पड़ता है। जैसे हमारा आगरा का ताजमहल वाइट मार्बल का बना हुआ है, लेकिन एसिड रेन के कारण उसकी जो चमक है वो ख़त्म होती जा रही है। तो इसलिए आजकल हम पेट्रोल डीजल की जगह CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पेट्रोल और डीजल के कंपैरेटिवली कम खतरनाक गैस है। इसको क्लियर फ्यूल भी कहते हैं क्योंकि ये कम हार्मफुल गैसेस को प्रोड्यूस करता है। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं हम अपना प्यारा सा चैप्टर, और अपने नेक्स्ट वीडियो के में हम आपके साथ फिर दोबारा मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।